हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की क्या सबसे बड़ी कोशिश। मॉस्को में काफिले में शामिल लिमोजिन कार में बड़ा धमाका। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की 3 करोड़ की गाड़ी में बड़ा धमाका। रशिया में मची अफरा तफरी, क्या मौत की वाकई में रची गई थी साजिश, बताएंगे दोस्तों क्या हुआ है खुलासा, इसी बीच बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ही 50 नक्सलियों ने कर दिया सरेंडर, कह दिया भैया हमको माफ कर दो। जी हाँ, 14 पर था, उनमें से 68 लाख रुपए का इनाम। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे मलेशिया में मंदिर की जगह मस्जिद का हुआ रास्ता साफ, प्रधानमंत्री ने कर दिया शिलान्यास। हिंदुओं पर भड़के कट्टरपंथी। दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए बढ़ा अफस्पा। केंद्र ने लिया सबसे बड़ा फैसला, क्यों बढ़ाया गया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक शर्मनाक खबर बताएंगे पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, जहां पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर कर दिया ड्रोन से भारी अटैक, जिसमें 9 लोगों की मौत। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां व्लादिमीर पुतिन की 3 करोड़ की कार में बड़ा धमाका। रशिया में मची अफरा तफरी, क्या मौत की रची गई थी साजिश, बता दें। क्या रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वाकई में हत्या करने की कोशिश की गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक कार में बेड़े में शामिल लिमोजिन कार में धमाके के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यह लिमोजिन कार करीब 2,75,000 पाउंड की थी, जिसमें देश की शीर्ष खुफिया एजेंसी FSB के मुख्यालय के पास मॉस्को की एक सड़क पर हुई है। धमाके के बाद कार के चिथड़े उड़ गए और इसमें आग लग गई। यूरोविकली के मुताबिक ये घटना 29 मार्च को लुम्बियांका के पास स्थित मॉस्को के FSB मुख्यालय के उत्तर में एक सड़क पर घटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और दावे किए गए हैं कि रूसी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई है। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो रही है और इस दौरान सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई है। वायरल वीडियो में कार में लगी आग को देखा जा सकता है और देखा जा रहा है कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। माना जाता है कि कार के इंजन बे क्षेत्र में धमाका होने के बाद आग काफी तेजी के साथ कार के अंदरूनी हिस्से में फैल गई। गुरुवार को पेरिस पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन वार्ता को खींच रहे हैं और समय खींचने के लिए अमेरिका को नकली शर्तों और अंतहीन निरर्थक चर्चाओं में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वो यूक्रेन से ज्यादा जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इस बयान के बाद दोस्तों, अचानक से व्लादिमीर पुतिन की इस गाड़ी में धमाका होना, आग लगना एक बहुत बड़ा संकेत और एक इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी साजिश थी कि व्लादिमीर पुतिन को कार में बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जाए। हालांकि इसकी जांच होगी, क्या रिजल्ट्स निकलकर, क्या रियलिटी निकलकर सामने आती है, वो जानने वाली बात रहेगी। दोस्तों, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, रशिया जैसे सुरक्षित देश के अंदर इस प्रकार से कार में धमाका होना क्या है दोस्तों? क्या लगता है आपको, क्या ये कोई साजिश हो सकती है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर? जो भी आपकी राय हो बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ही 50 नक्सलियों ने कर दिया सरेंडर। 14 पर था 68 लाख रुपए का इनाम। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ दौरे से महज कुछ घंटे पहले बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से 14 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों ने कहा कि वे खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों के शोषण और आंदोलन के भीतर पनप रहे मतभेदों के कारण सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 14 पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने राज्य पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए। नक्सलियों ने कहा कि वे खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा, प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों के शोषण और आंदोलन के भीतर पनप रहे मतभेदों के कारण आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले और वो कोई ना कोई फिर नई प्लानिंग तैयार करेंगे। नक्सलियों के खात्मे के लिए इससे बेटर यही है कि अपने आप जाकर के माफी मांग लेते हैं, कह देते हैं हमसे गलती हो गई है और सरेंडर कर देते हैं। ऐसे में नक्सलियों के अंदर भी PM मोदी का खौफ दिखता नजर आ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां मलेशिया में मंदिर की जगह मस्जिद का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास
शिलान्यास, हिंदुओं पर भड़के कट्टरपंथी। दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मस्जिद के लिए हिंदू मंदिर को हटाने पर विवाद जारी है। हालांकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दावा किया है कि मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद सुलझा लिया गया है। उन्होंने इसे सामान्य बुद्धि की जीत घोषित किया है, लेकिन मलेशियाई कट्टरपंथियों को उनकी ये बात हजम नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मंदिर मस्जिद विवाद पर जहर उगलना शुरू कर दिया। इसके बाद एक देशद्रोही पोस्ट के लिए एक उग्र मुस्लिम धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया। इस मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। कुआलालंपुर में हटाया जा रहा देवी श्री पथरा काली अम्मन मंदिर 130 वर्ष पुराना है। यह मंदिर शहर के बीचों बीच में फ्लैटों और कपड़ा दुकानों के बीच एक छोटी लेकिन कीमती जगह पर स्थित है। ऐसे में इस सरकारी जमीन पर मलेशिया के अमीरों की नजर बहुत पहले से थी। वर्ष 2014 में इस जमीन को मलेशिया की दिग्गज कपड़ा कंपनी जैकेल ने सरकार से अधिग्रहित कर लिया था। अब जैकेल ने इस जमीन पर मस्जिद बनाने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए मंदिर को हटाना बहुत जरूरी है। मलेशियाई सरकार का दावा है कि देवी श्री पथरा काली अम्मन मंदिर को उसकी पुरानी जगह से हटाने का रास्ता साफ हो गया है। ये मंदिर अब पुरानी जगह से 50 मीटर दूर एक नई जगह पर बनाई जाएगी और इस पर सभी पक्षों में सहमति बन गई है। सरकार का दावा है कि इससे अब 11 साल से अटकी बातचीत समाप्त हो गई है। इस सहमति के बनने से प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को टेलीविजन कैमरों के सामने मस्जिद मदनी नामक एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में 6 महीने के लिए अफस्पा बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने फैसले की बताई है वजह। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मणिपुर और नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 का 28 की धारा 3 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया। 5 जिलों के 13 थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को छोड़कर पूरे मणिपुर को 1 अप्रैल 2025 से 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल, लामफेल सिटी, सिंगजामई, पाटसोई, वांगोई, पोरोमपैट, हिंगांग, इरीलबुंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल और काकचिंग थाना क्षेत्र में अफस्पा प्रभावी नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश के तीनों जिले तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग और राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि यह अधिनियम केंद्र की मंजूरी के बिना अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां और अभियोजन से छूट देता है। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर किया ड्रोन अटैक, 9 लोगों की मौत, 12 आतंकवादियों के मारने का भी किया दावा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में 9 लोगों की जानें चली गई। वहीं पाकिस्तानी सेना का दावा है कि आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए इन हमलों में 12 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। एक बयान में कहा गया है कि शनिवार सुबह आतंकवाद रोधी अभियान के तहत मर्दान जिले के कटलांग के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता मोहम्मद अब्बास ने बताया कि उन्होंने जिला उपायुक्त के निर्देश पर मर्दान स्वाद मोटरवे पर 7 पुरुषों और 2 महिलाओं के शव को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के गुस्से को देखते हुए केपी सरकार ने घटना की जांच और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। दोस्तों, मर्दान के स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी के हमले में मरने वाले आम ग्रामीण हैं। इस अटैक में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है, रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रोन हमले में एक चरवाहे परिवार के 9 सदस्य मारे गए। ये सभी लोग आम नागरिक थे। केपी सरकार ने भी माना है कि हमले में आम नागरिकों की जानें गई है। दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तानी सेना का और डिफेंस सिस्टम का। जब छोटे छोटे वार में ही पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहा है दोस्तों, तो फिर ये भारत को खत्म करने की, भारत को लेकर जो धमकी दिया जाता है, उसमें तो ऐसा लगता है कि न जाने ये लोग अमेरिका को भी फेल कर जाएंगे डिफेंस सेक्टर में। बाकी रियलिटी हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों। सामने लाइक का बटन अपने भारत देश के लिए और भारत के पावर के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलेगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर बता दें। नेपाल में बवाल को लेकर खबर, हिंसा के बाद ओली सरकार का बड़ा ही सख्त एक्शन। राजशाही समर्थकों ने दिया 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। दोस्तों, नेपाल में सिर्फ 16 साल तक संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा रहा। इसके बाद फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है, जैसा 239 साल तक रहा। इस
मांग के साथ जबरदस्त हिंसा हुई। पीएम ओली और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खुल गया। राजशाही समर्थकों ने 3 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दे रखा है और सरकार परेशान है। नेपाल में हिंसा ने एक बार फिर ये सवाल देश और दुनिया के सामने रख दिया है कि क्या इस छोटे से देश में 16 साल से जो राजा पद से हटाया जा चुका है, जिस राजशाही की जड़ें उखाड़ दी गई हैं, वहां क्या एक बार फिर से राजशाही लौटेगी। लेकिन केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार ने भी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को लेकर अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। नेपाली सरकार ने एक के बाद एक नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को लेकर कई सख्त फैसले किए हैं। हाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल के एक बड़े हिस्से का दौरा करने के बाद फरवरी में जनता से सीधे समर्थन मांगा था, लेकिन अब सरकार भी एक्शन के मूड में है। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, म्यांमार में चीन को लगा तगड़ा बड़ा झटका। विद्रोही कचिन आर्मी का खनिज तत्वों पर बड़ा कब्जा, जिनपिंग की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच चल रही लड़ाई में चीन को झटका लगा है। विद्रोही गुटों ने म्यांमार के दुर्लभ खनिज तत्वों पर कब्जा करते हुए इनके चीन को होने वाले व्यापार को रोक दिया है। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA के विद्रोहियों ने जुंटा को हराते हुए उत्तरी म्यांमार के कचिन में दुर्लभ खनन क्षेत्र पर कब्जा किया है। एक महत्वपूर्ण संसाधन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण होना विद्रोही गुट KIA के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं ये घटना जुंटा कहे जाने वाले देश की सैन्य शासकों को झटका है। KIA ने चाइना के खनन क्षेत्र पर कब्जा करते हुए चीन को होने वाली पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की आपूर्ति को रोका है। इससे इन अहम खनिजों की कीमतें आसमान छू गई है। साथ ही साथ बता दें, इंडियन एयरफोर्स ने बनाया ऐसा प्लान, पाकिस्तान के दोस्त एर्दोगन की बढ़ गई टेंशन। आसमान में अब होगा बड़ा खेला। दोस्तों भारतीय वायुसेना सोमवार से यूनान में शुरू होने जा रहे 12 दिवसीय विशाल युद्धाभ्यास INIOCHOS 25 में भाग लेगी। इसका उद्देश्य आधुनिक वायु युद्ध चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करना है। ये युद्धाभ्यास यूनान के अंद्राविडा वायु सैन्य अड्डे पर 31 मार्च से 11 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में अपने अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ लड़ाकू क्षमता वाले IL-78 और C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी शामिल करेगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाना और मित्र देशों के साथ मिलकर संयुक्त अभियानों के लिए तैयार करना है। साथ ही साथ बता दें, ओडिशा में गुवाहाटी जा रहे बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, 1 की मौत की खबर, 8 के जख्मी की जानकारी आई है। ओडिशा के कटक में रविवार को बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है और ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। दोस्तों ये ट्रेन बेंगलुरु से गुवाहाटी स्थित कामाख्या स्टेशन की ओर जा रही थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है। कटक में नेरगुंडी रेलवे स्टेशन के पास कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने पर DM दत्तात्रेय भाऊ साहेब शिंदे ने कहा कि घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं जिन्हें रेफर करने की आवश्यकता थी और उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है कि यह घटना क्यों हुई, क्या रहा कारण। साथ ही साथ आपको बता दें, अखिलेश यादव के दावे से सियासी हलचल तेज, कहा बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। यूपी के पूर्व CM व समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने व्यापारियों के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नारों में कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग क्राइम, ईज ऑफ डूइंग इंसल्ट, ईज ऑफ डूइंग कमीशन। इस सरकार ने कारोबार रोका और अपने लोगों को लाभ देने के चक्कर में न केवल प्रदेश का बल्कि भारत का कारोबार और उद्योग ठप कर दिया है। योगी जी के मीट के दुकान और अखंड रामायण के पाठ को लेकर दिए बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज इन्वेस्टमेंट जमीन पर तो नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट किसी न किसी रूप में चैनलों को दे दिया है, लेकिन कोविड के बाद से वेतन नहीं बढ़ा है। आज की समस्या महंगी बिजली, कारोबार ना होना, रोजगार ना होना जैसी समस्या है। सरकार ने 40 लाख करोड़ के AMU का सपना दिखाया है, पर क्या ट्रांसपेरेंसी है? सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, पर ट्रांसपेरेंसी कहां है? सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बुनियादी सवाल ना पूछे जाए, इसलिए धार्मिक सवाल उठाए जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कितने मौके पर झूठ बोलती है, लेकिन मैं आज बता सकता हूं कि कैमरे बात नहीं बदलते और आप देख लेना जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है, जो आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कभी जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया उनके दिल से पूछो उन पर क्या गुजर रही होगी। हम लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये बयान दिया दोस्तों अखिलेश यादव ने। ऐसे में उनके इस बयान से आप उनकी बौखलाहट अच्छे से समझ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर, बताइएगा जरूर। लेकिन इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी वो भी बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।